हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 की। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 की बात कर चुके हैं जो आप लोगों को मिल चुका होगा। चलिए, तो उस प्रैक्टिस सेट 1 के बाद आज हम 2 को देखेंगे। ये किसकी प्रैक्टिस सेट है? तो यूथ प्रकाशन प्रैक्टिस सेट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सीधे के सीधे यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर इसमें बात की जाए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि प्रेस स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1947। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1947। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 किलोमीटर में होते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? तो हम सबको पता है कि 1000 मीटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं, इधर आप यूपी के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उधर राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता देगा ऑलमोस्ट सभी एग्जाम एक साथ आने को तैयार हैं। यूजीसी का भी अगर नेट एग्ज़ाम की बात करें तो उसका डेट शेड्यूल जारी है कि जनवरी, यानी वो जनवरी से आपके कब होने लग जाएंगे? तो याद रखिएगा जनवरी की पहली तारीख से, जो मतलब जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही हैं, चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है और उपयुक्त सभी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्रथम चिकित्सा अधिकारी। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वालों को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा श्राव अवरोध। ठीक है, इसमें क्या है कि श्राव अवरोध की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देने वालों को उच्चतम प्राथमिक चिकित्सा देनी है, क्योंकि यदि रक्तस्राव को नहीं रोका गया तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। यानी अगर जो किसी भी इंसान के शरीर से अगर ब्लड निकल रहा है वो अधिक मात्रा में निकल रहा है और उसको नहीं रोका गया, क्योंकि यहाँ पे उच्च स्राव का मतलब अगर ब्लड की मात्रा ज़्यादा निकल रही है तो वो ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। तो यानी जो खुला घाव है और उसमें अंदर कुछ फंस गया है, कुछ गंदगी आ गई है, तो हमें डिटॉल से साफ़ करना चाहिए। उसमें जो वस्तुएं निकली हैं, डिटॉल लगता है तो सेवलॉन से साफ़ करना चाहिए, बट करना चाहिए। और उसमें गंदगी या कुछ वस्तुएं रह जाती हैं, जब हम गिरते हैं तो चोट लगती है तो उन्हें भी निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि चर्म की जो साधारण खरोच होती है से लेकर शरीर की बड़ी चोटों तक क्या करना है, वह सभी घाव के अंतर्गत आते हैं। और खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त हमें क्या करना है? जो भी वस्तु उसमें चुपटी हुई है, रह गई है, जैसे मिट्टी चिपक जाती है, इस तरह से जो भी चुपटा हुआ है या उसमें रह गया उसको निकाल देना और रक्त घाव को नियंत्रित करने के लिए मरहम पट्टी की व्यवस्था करनी है। ऐसी स्थिति जिसमें यहाँ पे स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे हैं? तो वे कौन से हैं? तो यहाँ पे याद रखेंगे ग्रामीण क्षेत्र। वे कौन से हैं? तो यहाँ पे है ग्रामीण क्षेत्र। इनमें से कौन सा यहाँ पे अप्रचलित चाचड़ी है? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि वो कौन सी है? तो वह है, याद रखिएगा, जेड चाचड़ी, टी और एफ, यानी ये सभी प्रचलित है। आपका जेड हुआ, टी हुआ और एफ हुआ, बट ची वाली जो है ची स्क्वेयर चाचड़ी ये प्रचलित नहीं है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है। तो रोपित का मतलब है कहाँ पे उसको इस्टेब्लिश किया गया? तो ये होता है यहाँ पे होता है पंचायती राज्य द्वारा इसको, यानी पंचायती राज्य के द्वारा इसको क्या करा गया? शुरू किया गया है। अब जान लेते हैं इसी को, क्या है ये? तो भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, कब से? 1992, यानी 1992 से द्वारा पंचायती राज प्रणाली से माना जाता है। इस अधिनियम संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद
ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं? 16 नए। उनमें से अनुच्छेद क्या है? तो 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक। ठीक है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज के संचालन के अंतर्गत कितने विषय? तो याद रखिएगा, पंचायती राज के संचालन के अंतर्गत 29 विषयों का उल्लेख किया गया। भारत में पंचायती राज की संरचना त्रिस्तरीय है। कैसी है? 3 स्तर पर है भारत में पंचायती राज की व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा, कितने ये बहुत पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय कितने मतलब स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था भारत में? तो 3 स्तर। मतलब 3 स्तर का सुझाव किसने दिया था भारत में? तो ये भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। ये तीनों ही स्तर हो गए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया? तो पंचायती राज प्रणाली में, जिसका संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ है? तो 1992 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो ये अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो आप बताएंगे कि इसमें क्या होता है। यदि काम का ऑप्शन नहीं दिया जाता तो मुआवजा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसी का नाम बाद में बदल के मनरेगा कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें 100 दिन आपको क्या है? काम की रोजगार की गारंटी है। निम्न में से अर्थपूर्ण लघुत्तम, ठीक है, इकाई है तो कौन सी है? तो आप बताएंगे मॉर्फिन। ठीक है, कभी भी आ जाए तो आप मॉर्फिन लगाएंगे। लघुत्तम इकाई पूछा जा रहा है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये PDF काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इस PDF का मतलब ये है कि अगर आपके इसमें से जो PDF है ये आपका मॉडरेट लेवल है, ना ही टफ़ है ना ही इजी है। अगर इसमें से आपके 80+ भी क्वेश्चन सही जाते हैं तो करीबन आपकी तैयारी इस तरह की है कि एक सीट आप ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे है? तो यानी कौन सी सबसे ज़्यादा ध्वनि करेगी यहाँ पे? तो फौजी राइफल, हवाई हमले में रसायन, और यहाँ पे लाउड स्पीकर और संगीत। तो कौन सी ज़्यादा आवाज़ करती है? तो हम सबको पता है कि जो फौजी राइफल होती है उसकी आवाज़ इन सब से तेज होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्रव्य धाराओं में द्रव्य धाराओं में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिकों और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीकों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कह रहा है? तो यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो क्लोरीनेशन के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, 13 का टी। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कभी कभी परीक्षा के टाइम पे, जैसे फौजी राइफल, हवाई हमले रसायन। तो आपको याद रखना है कि ये किस में नापे जाते हैं? तो याद रखेंगे आप, डेसिबल में नापे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसका जो मैंने कहा फौजी राइफल, तो इसका जो वो क्या होगा? डेसिबल में नापे जाते हैं। DB इसका साइन होता है, तो याद रखेंगे कि इसका कितना होता है? तो 160 होता है, 160 DB। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन का श्रावण होता है, तो यानी आपके शरीर से इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन हमारा अग्नाशय से निकलता है, यानी इंसुलिन जो निकलता रहता है वो अग्नाशय से निकलता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 का, वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए दृष्टिपटल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो आँखों से संबंधित बीमारियाँ हैं वो किस विटामिन से होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आपके लिए कन्फ्यूजन का कारण बनता है। ठीक है, स्पाइनल जो कॉर्ड होती है द्वारा होता है ये नियंत्रण, और ये क्या करती है, जो उद्दीपन होते हैं स्टिमुलस होते हैं उनके ग्रहण करती है और स्वभाव के आधार पर यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रमुख क्रियाओं यानी यहाँ पर अपवंदित एवं अनुबंधित में बटी होती हैं। अगर बात की जाए प्रतिवर्ती क्रियाओं की, तो ये कैसी होती हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण ही हमारा शरीर अचानक घटी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। जैसे पैर में कांटा पड़ते ही आप क्या करते हैं, पैर को पीछे खींच लेते हैं और ऊपर उठा लेते हैं, तो ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। यानी कोई क्रिया हुई उसके बदले में हमने जो प्रतिक्रिया की उसी का नाम है ये प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे आपके क्या हुई, आंधी आती तेज तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं धूल को देखकर। ठीक है, तो ये क्या हुई, क्रिया क्या हुई, धूल आना, धूल से हमने हमारी प्रतिक्रिया क्या हुई, हमारी आंखों का बंद हो जाना। तो चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कशेरू रज्जु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट शरीर में उतक ऑक्सीजन मध्यवर्तियों के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, तो वो क्या है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भधारण करने का निश्चित पता चलता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कैसे पता चलेगा, तो मूत्र में हार्मोन्स का मिलना। तभी आपने जो एडवर्टाइज देखा है उसमें क्या है, मूत्र के परीक्षण से ही कंफर्म हो पाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताइए जो भोजन के पाचन में मदद करता है, तो वो कौन सा एंजाइम होता है, तो वो होता है सेलिवरी एंजाइम। ठीक है, सेलिवरी एमाइलेज। ये क्या करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है। गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी हुई निकाली जा सकती है, तो अभी एक डीपली आप गहरी जब सांस लेते हैं इस तरह की काफ़ी लंबी खींच के, तो याद रखिएगा तब कितनी हम वायु फेफड़ों में खींच व निकाल सकते हैं, तो 1640 घन सेमी। नेक्स्ट, मांसपेशियाँ जल प्रोटीन खनिज लवण तथा वसा आदि, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि वो कितनी है, तो 70% है। ठीक है, यानी मांसपेशियाँ जल प्रोटीन खनिज लवण तथा वसा जो है वो कितनी है, तो 70% है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है केंद्रक। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, केंद्रक होता है। समस्या का समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या कहलाएगा, तो ये होता है ब्रेन स्ट्रोमी, जिसको कहते हैं मस्तिष्क उद्दीलन। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम दे दी जाती है कि ये प्रॉब्लम है और आपको क्या करना है, इसके समाधान को ढूंढना है। तो बच्चा क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप इसके समाधान को ढूंढता है, जिससे क्या होता है कि जिससे उसे अपना मस्तिष्क यूज़ करना पड़ता है। इसलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग किसी भी समस्या के समाधान के लिए। इसमें क्या होता है, बुद्धिशीलता समूह या व्यक्ति की एक रचनात्मक तकनीकी है, या में ये आपके अकेले भी आपको टास्क दे दिया जा सकता है और ग्रुप में भी ये कराया जा सकता है। तो जैसे टीचर चाहे उस तरह से कराते हैं, बट इसको कराते इसलिए अगर बच्चे के पास कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसे सॉल्व कर सके। ठीक है, बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो कौन सा तत्व ऐसा है
जो बुद्धि के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो धार्मिक मान्यताएं ये किसी भी तरह से बुद्धि के विकास को प्रभावित नहीं करेगा। आज मैं जितने भी इसके जो बुद्धि से रिलेटेड हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो साइकोलॉजी को टच करते हुए बनाए जाते हैं उन्हें आज कंप्लीट करा दूंगी, यानी बुद्धि से रिलेटेड, आईक्यू से रिलेटेड और आपके किससे। तो याद रखिएगा जो विभिन्न जो मतलब क्या बोले उन्हें, मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने थ्योरी दी है अपनी, जैसे पावलर हुए सपोज अधिगम की थ्योरी, और इसी तरह से अन्य मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अपनी अधिगम की और बुद्धि की थ्योरी दी है उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। चलिए, ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य को बोलना शुरू कर देते हैं? ये मैं एक बार करा चुकी हूँ, तो 2 शब्दों के वाक्यों को तो याद रखिएगा 18 से 24 महीने में। 18 से 24 महीने में बच्चे क्या करते हैं? 2 शब्दों के वाक्यों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि कौन सा बंधन है, तो वो होता है लगाव। लगाव की वजह से ही वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। वो लगाव कब खत्म होता है? जब उन्हें उसी जगह पे कोई और मिल जाता है। तो इस तरह से वो लगाव अपने आप ख़त्म नहीं होता, तो कम तो हो ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ह्यूमन नेचर है कि जब आपको एक खिलौने की जगह दूसरा खिलौना मिल जाता है तो आप एक छोड़कर दूसरा या फिर दोनों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपकी प्योरिटी यानी आपकी वरीयता क्रम डिसाइडेड होती है नए खिलौने पर। ठीक है, तो इसी तरह से सेम ह्यूमन नेचर होता है इंसान का कि जब तक वो पहला मतलब पहली चीज़ के अलावा उसके पास कोई चीज़ नहीं होती तो वो उसे नहीं छोड़ता। ठीक है, उसे जब ही छोड़ता है जब उसे दूसरी चीज़ मिल जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसी वजह से यही कारण बनता है कि जो उनकी परवरिश करते हैं या उन्हें पालते पलोसते हैं वो उन्हें भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें नया कहें कि नया जीवन साथी मिल जाता है जो उनके साथ हर समय टाइम बिताता है। चलिए, तो शिशु किसी आयु में वास्तविक वियोग अशक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो किस आयु में इस तरह का करते हैं वो? तो वो हो जाता है, याद रखने, 8 से 10 माह पे। ठीक है, 1 साल से पहले वो इस तरह का केयर करने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीका यहाँ पे इंटाम स्क्यूलर मार्ग द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे होता है जो राइट आंसर है वह कशरा का। बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, देने के तरीके की वजह से कि यहाँ पे कौन सा टीका इस तरह से यानी स्टाम्प स्क्यूलर के माध्यम से दिया जाता है, तो होता है कशरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? तो ये लगाया जाता है BCG का टीका। सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 20 घंटे की नींद लेते हैं जो सामान्य शिशु होते हैं वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण डॉट सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे है 37% या 37 सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। मासिक चक्र का समय लगभग कहलाता है, तो जो जितने टाइम आपका टाइम पीरियड चलता है वो क्या कहलाता है? तो रजु दर्शन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे रजु निवृत्ति क्या होता है? तो ये 40 के प्लस एज में हो जाता है जब आपका मासिक धर्म बंद हो जाता है। यौन क्या होता है? तो ये क्या होता है? तो जब आप किशोर अवस्था में मतलब प्रवेश करते हैं, जब आपकी इस तरह की अवस्था हो जाती है, जब आपका क्या हो, बचपन से किशोर अवस्था में पहुंचना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएगी। जब जायगोट डॉट तो ऐसे एक्टोपिक गर्भ अवस्था को कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डिम्ब वाहिनी नली में स्थापित होता है। ऐसे में क्या कहेंगे? कुछ जो डिम्ब वाहिनी नली है उनमें स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 वाला। तो यहाँ पे है कॉपर्स ल्यूटियम डॉट श्रावित करती है।
तो ये क्या करती है कॉपर सिल्यूटियम, तो याद रखेंगे ये जब शुक्राणु यानी नर और अंडाणु यानी मादा का निषेचन होता है तब जायगोट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए और सी दोनों हो जाएंगे, यानी प्रोजेस्ट्रॉन होता है और एस्ट्रोजन होता है तब ये स्रावित करती है। तो यहाँ पे जो है ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नर और मादा दोनों की ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप बताएंगे कि नर और मादा दोनों की बात हो रही है। और अभी हमने देखा इस पे, ठीक है, 33 का देखते हैं, तो जो होता है जैव जाइगोट, ये क्या है, तो ये डिम्ब यहाँ पे है। अगर 33 का देखें तो ये क्या हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी नली में स्थापित होता है, तो यहाँ पे एटोफिक गर्भावस्था कहते हैं। ये क्या होता है, तो यहाँ पे होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है जब जायगोट बनता है। जायगोट कब बनता है, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। तो जब नर एवं मादा का क्या होता है, निषेचन होता है, तब जायगोट बनता है। अब बात करते हैं इसकी डिम्बवाहिनी नली की, तो ये क्या होती है, तो ये गर्भ की निश्चित जगह तो गर्भाशय है, लेकिन कई बार गर्भाशय के बाहर ही ठहर जाता है। जब यहाँ पे क्या होता है, फ्लोविन ट्यूब के अंदर ही गर्भाशय ठहर जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, अगर उस ट्यूब में ठहर गया और ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। चलिए, यहाँ पर ये हो ही गया था कॉपर ल्यूटियम, तो ये क्या है, ये दोनों में ही होता है, ए और सी। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अहंकार के समारोह डॉट डॉट पर आधारित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो है वास्तविक सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अहंकार के समारोह डॉट डॉट पर आधारित होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वास्तविक सिद्धांत पर। साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो यहाँ पे जो राइट स्तर है, मतलब जो राइट आंसर है वो है भूमिका अभिनय। छद्म परिपक्वता काल होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है किशोरावस्था। एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है यह है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि वो ऐसी कौन सी एज है जब वो क्या करता है, घुटने के बल चलना प्रारंभ कर देता है, तो याद रखेंगे 7 से 9 महीने। अगर सामान्य शिशु है यानी स्वस्थ शिशु है तभी ये इतने महीने में प्रारंभ करता है, नहीं तो जो किसी भी तरह से वीक होते हैं तो वो 9 महीने के बाद यानी 1 साल से पहले, बट 9 महीने के बाद ही स्टार्ट कर पाते हैं। किसी व्यक्ति की खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, पुनर्वास कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए अब हम थोड़ा स्पीड से देखते हैं, उत्तर बचपन अवस्था कहलाती है। किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उद्देश्य को। टेबुला रासा का मतलब होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्लैक। चलिए टेबुला रासा का मतलब होता है, तो यहाँ पे क्या होता है टेबुला रासा का मतलब, तो याद रखें कि ब्लैक यहाँ पे जो है ब्लैक स्लेट होता है। टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैक स्लेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि टेबुला रासा से मतलब समझ में नहीं आता इसलिए। 44 को देखिए, निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है,
तो यहाँ पे अगर बात की जाए निकट दूर क्रम क्रियात्मक विकास क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखेंगे केंद्र से परिधि की ओर। जो केंद्र है आपका, जो सेंटर है, उससे क्या करेगा, ये परिधि की ओर जाएगा। तो इस तरह का विकास होता है। संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें क्रैच कहते हैं। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्रारंभ अवस्था तक करता है। किसने कहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा क्रो ने ये कहा है। महिला शिक्षा अधिनियम की स्थापना कब तथा कहाँ, द्वितीय अधिवेशन में हुई थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कब हो जाएगा, तो 1928 नई दिल्ली में हुई थी। राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिक्कियाँ में होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल होता है। कितना होता है, तो आप बताएंगे 50 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल होता है। एकीकृत बाल विकास योजना किस सन में शुरू हुई थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 1975 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई है, तो 1975 में शुरू हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1950 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन स्टॉप सेंटर योजना के निम्नलिखित घटक हैं, तो इसके जो घटक हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो वो होते हैं कानूनी सहायक, यहाँ पे हो जाएंगे घटक क्या क्या है, तो मेडिकल सहायता होती है, इसमें कानूनी सहायता भी होती है और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियां तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुरुपयोग नहीं हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ना ही केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति ही क्या कहलाती है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। संचार की वैसी विधि प्रदर्शन का आयोजन जिनमें दिखाई गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रदर्शनी का आयोजन। निम्न में से कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, चौक और बोर्ड। ये क्या है, तो ये गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है। व्यवहार में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी यानी ICT का प्रभाव निम्नलिखित में से किस में दिखाई देता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि किस में, तो याद रखेंगे कि यहाँ पे ठीक है किस में दिखाई देगा, तो पहला हो जाएगा समाज के ताने बाने में, दूसरा हो जाएगा अंकीय विभाजन यानी डिजिटल डिवाइड में, तीसरा जो हो जाएगा वो है ई वाणिज्य में। तो इस तरह से जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सी। 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने के लिए सबसे अच्छा यंत्र है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लीवर बैलेंस। सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को यहाँ पर शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात। कब सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ याद रखिएगा कि 1936 में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को, तो ये हो ही चुका है बड़ौदा गुजरात में। कब? तो ये हो गया 1936 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राच्य शब्द यानी यहाँ पे है कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका क्या मतलब है, तो करपासा। ठीक है, इसका मतलब होता है करपासा। नेक्स्ट देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाते हैं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरक रंग लगाए जा रहे हैं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक क्या होगा, गहरा लगाएंगे, तभी तो एक शेप बहुत अच्छी बनती है। अंदर हल्के, फिर उससे गहरा, फिर उससे गहरा, फिर उससे गहरा, फिर उससे गहरा, फिर उस बहुत अच्छी एक शेप बनती है। इस तरह का मैंने क्या कहा था, थारपोस है। तो इस तरह के अगर आप कलर लगाते हैं तो बहुत अच्छी। फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे, ये 1775 से 1800 के बीच में काल रहा है इसका। किसका? तो बारोक शैली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पे जो बल्ब हैं जो टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं तो तापदीप्तीय सिद्धांत पर वो प्रयोग होते हैं। इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं, रंगों को दोहराया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो हो गया बैलेंस हो गया, उसके बाद हो जाता है इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अव्यक्त करती हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो हो जाएगा, याद रखिए, विकर्णीय रेखाएं। ठीक है, विकर्णीय रेखाएं क्या करती हैं ये यहाँ पे, तो ये क्या करेंगी, ये सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं। सिंक यहाँ पे है, सिंक सीमेंट फर्श से दाग छुड़ाने में डॉट डॉट प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्लीच। निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति की बचत करता है, तो घरेलू उपकरण है, बट यह क्या कर रहा है, ये समय तथा शक्ति की बचत कर रहा है। घरेलू है तो घर में ही रहता है, तो यानी प्रेशर कुकर। इसमें अगर हम खाना बनाते हैं तो समय भी कम लगता है तथा क्या होता है, शक्ति की भी बचत होती है। घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर का जो प्रकार कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो बड़े घर की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा याद रखिएगा वो रहेगा एल शेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। यहाँ तक हो चुका है हमारा 68 तक, तो ये क्या जो ये एल सेफ होती है। मडुला ने कार्य सरलीकरण के 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला परिवर्तन है, आज हम मुंडेल के जो मुंडेल है उसके क्या करेंगे, कार्य सरलीकरण को पढ़ेंगे। मुंडेल का वर्ग सिंप्लीफिकेशन इस तरह से आता है, अकॉर्डिंग टू मुंडेल वर्ग सिंप्लीफिकेशन तो हो जाता हाथ और शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन इसमें कह रहा है, जिसमें पहला परिवर्तन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की
तो यहाँ पे जो हो जाएगा मांग के न्यूनतम स्तर को क्या कहते हैं, तो ये हो जाता है पिड लोड। ठीक है, पिक लोड जो होता है वो क्या होता है, न्यूनतम स्तर को कहते हैं। हमने मुंडेल के कार्यशैलीकरण को आज हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक बनता है और बनता रहेगा। तो अगर मुंडेल के कार्यशैलीकरण को देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 परिवर्तनों के वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला परिवर्तन है। तो यानी आज हम तीनों ही परिवर्तनों को देखेंगे और तथा मुंडेल के जो वर्ग सिंप्लीफिकेशन है उसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है ये भी देखेंगे। हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्टेप जो हम अपने पैर रखते हैं रसोई में उसके स्टेप भी बताए हैं और किस तरह से वो पैर रखने की जो दूरी है उसको कम कर सकते हैं ये भी बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग के न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जाएगा पीक लोड। क्या कहते हैं, तो इसको पीक लोड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध रहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, जो होते हैं मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ठीक है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर जो है व्यक्ति के एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध रखते हैं। एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या कहा जाता है, तो वो होता है पारिवारिक बजट। जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि कम से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाती है 20 लाख। सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है, तो होता है यहाँ पे वियर चेक, वियरर चेक। याद रखिएगा, एक और रा पीछे है तो जिसमें इस तरह का ही हो उसी को करिएगा। किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभौतिक आय। संतोष की भावना को अभौतिक आय कहा जाता है। मूल्य बनते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, उपयुक्त सभी से, यानी मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव से, व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतर क्रिया से, मानवीय विकल्प तथा समस्याओं को हल ढूंढने में। पाकर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सत्य है। किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जाएगा हमारा लक्ष्य। ठीक है, क्योंकि हमने एक एम बना लिया कि इस बिंदु पर हमें ये कार्य करना है। गृह प्रबंध है, तो यहाँ पे जो गृह प्रबंध की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा हो जाता है मानसिक प्रक्रिया। कपड़ों से जानवरों के पुराने दागों यानी खून, अंडे, मांस के छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उपचार है, यानी हमारे कपड़ों पे जो दाग लग जाते हैं उनमें हमें इसमें से सबसे अच्छा कौन सा उपचार रहेगा दाग छुड़ाने के लिए, तो वो रहेगा नमक के पानी में या फिर डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना कपड़ों को। अगर नमक का पानी कर सकते हैं तो वो घर पे ही अवेलेबल होता है, तो आप उसमें भिगो सकते हैं। कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई का दुगना और बाहों की लंबाई। जो हम लंबाई ले रहे हैं यानी सपोज लंबाई कितनी ले रहे हैं हम, आगे की अगर हम कितनी ले रहे हैं तो 24 ले रहे हैं, तो हम 24 का दुगना कर देंगे। ठीक है, लंबाई का दुगना यानी 24 का हमें क्या करना है, दुगना कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 48। ठीक है, और बाहों की लंबाई, बाहों की जो लंबाई होती है उसको हम अलग निकालते हैं। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाने पर किसी पैटर्न को काटने को कहते हैं, तो इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। जो बहुत जो भी सिलाई सीखते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और एक एक ड्राफ्ट यानी जो ड्राफ्ट है वो किस तरह से बनता है वो तो है ही है, बट इसने कहा है कि ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर उस किसी पैटर्न को काटने को क्या कहेंगे, तो जब आप पेपर पैटर्न काट रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा पेपर पैटर्न। ठीक है, क्योंकि हम किसको काट रहे हैं, तो पेपर को काट रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा।
और ड्राफ्टिंग ये वाला राइट आंसर है। डैपिंग की वजह से ड्राफ्टिंग जो होता है इस तरह से लिखेंगे, पर यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसी पेपर को काटने को कहेंगे तो ये हो जाएगा पेपर पैटर्न, क्योंकि हम क्या काट रहे हैं, किसी पेपर को काट रहे हैं, ना कि हम कोई खाका बनाकर छोड़ दे रहे हैं। तो खाका बनाकर हम छोड़ देते हैं, डिजाइन करके छोड़ देते हैं, वो ड्राफ्टिंग में आ जाती है। फुलकारी खड़ाई विशेषता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, याद करेंगे कि फुलकारी आपने पढ़ा होगा भीष्म सानी की कहानी में कि फुलकारी बना दी थी। जो चीफ आए थे उन्होंने भी उसको देखा, तो ये क्या थी, चीफ की दावत में आपने देखा हो, तो ये क्या है, पंजाब की। फुलकारी कहाँ की डिजाइन है, तो आप बताएंगे पंजाब की। स्केल जिसे समेटेड स्केल भी कहते हैं, समेटेड यानी सबको समेट के चलती है, तो ऐसी कौन सी स्केल होती है, तो याद रखेंगे यहाँ पे लिकर्ट स्केल। बालूशाही साड़ी किस प्रदेश में से संबंधित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद में क्या है, बालूशाही साड़ियाँ देखने को मिलती हैं। कपड़ों में ट्विल बुनाई से डॉट डॉट का प्रभाव देता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तिरछी रेखा का। किसका हो जाएगा, तिरछी रेखा का। तो जल्दी ही हम इसके क्या करेंगे, तो जल्दी ही हम इसमें जो बुनाई है उनके प्रकारों को देखेंगे। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़ों को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है, तो यानी कपड़ों को हमने सीधा किया फिर सुखाया, तो वो होती है हमारी टेडरिंग। ये हमारे वस्त्र विज्ञान या वस्त्र ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे संश्लिष्ट तंतु। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्निर्मित, वो हो जाएगा रेयॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है रूस। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्राई कैलोरो यानी यहाँ पे वेंजीन, जो जिसके कारण क्या होती है, चमक घटती है। निश्चित अवधि के लिए भोजन यानी उबलते बिंदु के नीचे को गर्म करने और फिर इसे तुरंत ठंडा करने की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर पाश्चराइजेशन। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1970 में। 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहार्य हिस्सा यानी अलाउंस क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.05 ग्राम किलो शरीर वजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च चाप बनाने के काम आता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वो हो जाएगा स्पाइंगोमेनोमीटर। पोलियो रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यकृत से, लीवर से। इसमें क्या है, पोलियो रोग में जो क्या होता है, पीलिया रोग में तो जो लीवर होता है यानी जो यकृत होता है वो डैमेज हो जाता है या अपना वर्क करना कम कर देता है। इसी के कारण जो हम खाते पीते हैं उसका डाइजेशन या पाचन नहीं हो पाता है, जिससे हमारा शरीर पूरा पीला पड़ जाता है। तो यहाँ पे पीलिया, जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पीलिया जो रोग है वो शरीर में किस अंग से संबंधित है, तो यकृत से। इसका संबंध किससे होता है, तो लीवर से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिकित्सीय आहार है, तो चिकित्सीय आहार कौन सा है, यानी ऐसा आहार जो जिससे डॉक्टर भी रेफर करते हैं, तो वह है सादा आहार।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है जेस्टेशनल डायबिटीज। जो डायबिटीज है उसका एक टाइप दिया है। तो जेस्टेशनल तो ये कब हो जाती है, तो ये गर्भावस्था में होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने कल की जो इससे पहले कराई थी प्रैक्टिस सेट, उसमें भी था कि किसी को डायबिटीज नहीं है मगर उसको गर्भावस्था में डायबिटीज होती है। तो ये कैसी है, तो यहाँ पे है यहाँ पे जेस्टेशनल डायबिटीज है, जो गर्भावस्था में से मतलब गर्भावस्था में दिखाई देती है। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी होते ही या बेबी बाहर आते ही ये अपने आप ख़त्म हो जाती है। पालक में लोहे अंश सबसे अधिक है और ठीक है, पालक में लोहे अंश सबसे अधिक है, लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह से निम्न में से किसकी उपलब्धि है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिला के लिए लोहे तत्व की प्रस्तावित आहार्य मात्रा यानी ICMR 2010 डॉट डॉट है। तो यहाँ पे जल्दी से ना हमें आपको क्या कराना होगा, आपको डाइट वाला चार्ट कराना होगा जिसमें इनकी मात्रा दे रखी होती है 40 mg पर डे। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICM द्वारा कितने कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जाएगा क्रम से वो यहाँ पे 1200 से 1500 किलो कैलोरी निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पोषणिक यानी यहाँ पे न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन यानी बायोकेमिकल प्रणाली का उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रक्तचाप। ठीक है, रक्तचाप में क्या है, बायोकेमिकल प्रणाली का उपयोग नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध में कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा। यानी ऐसा पदार्थ जो बच्चे के लिए हानिकारक है तो वो होता है सोया मिल्क। यहाँ पे ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे ब्यूटायरिक अम्ल की बात की जाएगी तो वो मक्खन में पाया जाता है। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो जाता है। शरीर में जल की कुल मात्रा प्रतिशत है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 70%। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैल्शियम साल्ट। आयोडीन खाने से डॉट डॉट से बचाव मिलता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है गलगंड से। यानी जो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गला सूज जाता है, उसमें राहत मिलती है। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे बांझपन रोकता है। वो कौन सी विटामिन होती है जो क्या करती है, प्रजनन शक्ति को बढ़ा देती है, वो होता है बांझपन रोकना। तो ये होती है विटामिन ई। ठीक है, इसकी क्या होती है, इसकी टैबलेट भी आती हैं मार्केट में जिसमें विटामिन ई की मात्रा अंदर रैपर में होती है। जो कैसी आती हैं, तो ग्रीन कलर जैसी आती हैं, याद रखिएगा। बसा या यहाँ पे है बसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, तो जो हानिकारक पदार्थ बनता है वो क्या होता है, तो एक्रोलीन होता है। हानिकारक पदार्थ क्या होता है, एक्रोलीन होता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो रेडोप्सिन हो जाएगा।
ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यकृत में। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुलित आहार्य आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1875 किलो कैलोरी। निम्न में से कौन से पोषक अभाव रोग नहीं है? तो यहाँ पर रोग नहीं पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है यहाँ पे डिस्लिपिडेमिया, और दूसरा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाता है एनोरेक्सिया, यहाँ पे नर्वोसा। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा 115 का वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा डिस्लिप यहाँ पे पेडेमिया, और यहाँ पे हो जाता है अनोरेक्सिया और नर्वोसा। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए और बी और डी। मेरिस्मस बीमारी पाई जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो किस में पाई जाती है? तो वो हो जाएगी यहाँ पे 1 वर्ष से कम के बच्चों में। तो 1 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक किस प्रकार का अवशिष्ट है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अजैवीय निम्नीकरणीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक हो गया था हमारा प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है। तो यहाँ पे 117 का जो राइट आंसर था वो क्या था? तो किस प्रकार का है? तो अजैव निम्नीकरणीय है। लोहे का कार्य क्या है? तो लोहे का जो बेसिकली कार्य होता है वो खून बनाना होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है स्त्रियों को आयरन की मात्रा अधिक से अधिक लेनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूध। दूध क्या है? कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या दिया जाता है? तो यहाँ पे ऑस्ट्रोमलेशिया में रिकेट्स रोग में कैल्शियम की मात्रा अधिक दी जाती है। निम्न में से खनिज लवण स्रोत हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाता है विटामिन ए की कमी से पूछा है तो रतौंधी हो जाता है, बी से बेरी हो जाता है, सी से स्कर्वी हो जाता है, डी से रिकेट्स। अंडा तथा दूध को सुरक्षित रखते हैं कितनी टेम्परेचर पे? तो आप बताएंगे यहाँ पे 35 से 40 फ़ारेनहाइट पर हम इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? तो ठीक है, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की बात हो रही है, तो ये होते हैं 24। संख्या कितनी होती है? 24। शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोजन तत्व है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, प्रोटीन ऊर्जा देता है, वसा ऊर्जा देता है। हम अपने शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे लेते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट से लेता है सबसे। जब हम व्रत वगैरह लेते हैं तो हमें कौन ऊर्जावान रखता है हमारे शरीर को? तो वो वसा रखती है। प्रोटीन हमारा क्या करती है? तो हमारे शरीर में जितनी भी टूट फूट रिपेयरिंग का पार्ट जो होता है वो सब प्रोटीन करती है। कुछ ऊतकों का तथा ऊतकों की टूट फूट और मरम्मत का काम क्या भी करता है? प्रोटीन ही करता है। तो जलिए और वसा का एक और सबसे अच्छा अहम रोल होता है कि हमारी त्वचा जो है, त्वचा के नीचे जो लेयर होती हैं वो वसा से ही बनती हैं। तो जितनी जिसकी लेयर मोटी होती है उतनी ही समझिए कि उसके अंदर वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर दोनों पे अवेलेबल रहेगा, और इसकी जो लिंक रहेगी व्हाट्सएप की तथा टेलीग्राम की वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। यानी जो भी आप वीडियो देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाती है। आज हम क्या देखेंगे? काल सदीकरण को देखेंगे और कुछ साइकोलॉजी की थ्योरियों को भी देखेंगे जो बुद्धि से रिलेटेड है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।